गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने पिछले क्लास के अंदर छुट्टी से पहले लॉज ऑफ मोशन चैप्टर शुरू किया था और लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन जो है वो देख लिया था। ठीक है, हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हम लोगों ने फोर्स के बारे में जाना था कि फोर्स किसे बोलते हैं। मैंने एक सेशन ऑनलाइन सेशन भी लिया था जो छुट्टी के दौरान लाइव सेशन एक मैंने लिया था, उसमें भी मैंने कुछ टॉपिक को पढ़ाया था। तो क्योंकि काफ़ी गैप आ गया है छुट्टी के कारण, तो मैं जो भी अभी तक पढ़ाया गया है उसका एक समरी जो है वो मैं बता देता हूँ कि अब तक मैंने क्या पढ़ा दिया है, और फिर हम आगे की टॉपिक को भी धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन शुरू किया था और मैंने बताया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर जब हमने शुरू किया था तो मैंने ये बताया था कि जो हमारा पहला चैप्टर था उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन से रिलेटेड कौन कौन से क्वांटिटीज़ है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मोशन चैप्टर में पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन के पीछे क्या कारण है, इस कारण के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन के पीछे क्या कारण है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मीन्स मोशन के पीछे जो कारण है वो फोर्स होता है। दैट मीन्स हम इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लॉज ऑफ मोशन हमें जो है वो बताता है कि मोशन किसी ऑब्जेक्ट में है तो उसके पीछे क्या कारण है, तो फोर्स उसके पीछे कारण है। और फिर उसी से रिलेटेड 3 लॉज हैं जो न्यूटन ने दिया। तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने फोर्स को डिफाइन किया था कि फोर्स किसे बोलते हैं, और ये हमारे सभी बच्चे जानते हैं कि फोर्स जो होता है उसका एक सिंपल डेफिनेशन यही होता है कि ए पुश और पुल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हमने उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है। हम लोग अब तक ये भी जान चुके हैं कि फोर्स जो होता है उसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, उससे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि फोर्स जो है वो मोशन को चेंज कर सकता है ना। फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है मोशन को, चेंज इन मोशन ला सकता है, और चेंज कर सकता है डायरेक्शन को। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हमने ये पढ़ा था कि फोर्स जो है वो शेप और साइज़ को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज़ को चेंज कर सकता है। तो फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकता है। हमने ये देख लिया था कि मोशन से क्या क्या चेंजेस आ सकता है, फोर्स से क्या क्या चेंजेस आ सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो हमने कहा था कि फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, और न्यूटन को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये फोर्स की यूनिट हो गई। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है बल्कि हमें जो है उसके डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं बोलूं किसी स्टूडेंट को कि आप इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाइए, तो हो सकता है हमारे पास 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना। तो मैं जब बोलूँगा कि डायरेक्ट फोर्स लगाइए तो वो साउथ से फोर्स लगा सकता है नॉर्थ की तरफ, वो वेस्ट से फोर्स लगा सकता है ईस्ट की तरफ, किसी डायरेक्शन से भी फोर्स लगा सकता है। तो वो नॉर्थ से फोर्स लगाएगा साउथ की तरफ, तो मैं बोलूँगा कि मैंने तो बोला ही नहीं आपको इधर से फोर्स लगाने के लिए, मैंने तो बोला है कि वेस्ट से फोर्स लगाइए ईस्ट की तरफ। तो वो स्टूडेंट बोलेगा कि सर आपने बताया ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि फोर्स को
डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं बल्कि हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में हम उस फोर्स को लगाएं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वेक्टर क्वांटिटी का? और ये चीज़ें आप लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और उस एरो का जो एरो हेड है, ये जो एरो हेड है, ये एरो हेड जो है वो हमें जो है वो डायरेक्शन की तरफ रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। और इस एरो का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है एरो का, ये लेंथ हमें किसके बारे में बताता है? मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि वो जो फोर्स है वो कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स है। 100 न्यूटन है या 50 न्यूटन है या 200 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो जितना भी फोर्स लगाया जाएगा, जितना भी उसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो एरो का जो लेंथ है उसी हिसाब से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ें भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि फोर्स को दो तरह के फोर्सेज हम लोग कैटेगराइज करते हैं फोर्स को। तो एक फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, एक तरह के कुछ फोर्सेस को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स हम उन फोर्सेस को बोलते हैं जिनको लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट पर फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है या उसके कांटेक्ट में आने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मुझे टेबल को उठाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास मैजिक तो है नहीं कि मैं यहाँ से इशारा करूँगा टेबल उठ के दूसरी जगह चला जाएगा। तो मुझे उसके फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ेगा, मुझे उसको उठाना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा। तो टेबल वो फोर्स लगाने के लिए मुझे उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स है, जो मस्कुलर फोर्स है, वो कांटेक्ट फोर्स हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे फोर्सेज हैं जिसके लिए कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट को दूर से ही फोर्स लगा देता है वो। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग सब जानते होंगे और हमें 9th क्लास में पढ़ना भी है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना दूरी से लग जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज ऑब्जेक्ट है उनके बीच में दूरी से फोर्स लग जाता है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए। वहीं पर दूसरी तरफ जो हम लोग जैसे फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, और भी बहुत टाइप के फोर्सेज हैं, वो सारे फोर्सेज हमारे क्या हैं? वो कॉन्टैक्ट फोर्स है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग रिजल्टेंट फोर्स हम किसे बोलते हैं ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी है तो हम लोग इसको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स किसे बोलते हैं? तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट पर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इस ऑब्जेक्ट पर तो कई सारे फोर्स लग रहे होंगे। मान लेता हूँ कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इधर से एक 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट पर 3 तरह से फोर्स लग रहा है और मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ कि इस बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा है। तो आप क्या करिएगा, इन तीनों फोर्स को सम कर दीजिएगा और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब तीनों फोर्स को सम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हम लिखेंगे 50, ये भी फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो ये हम करेंगे 20, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये हम -30 करेंगे। और इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन। तो डेट मीन्स कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और किस डायरेक्शन में 40 न्यूटन का लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट है तो हम बोलेंगे ईस्ट के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स हमारा 40 न्यूटन का काम कर रहा है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो चलिए रिजल्टेंट फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स को बोलते हैं कि जितने भी बॉडी पर फोर्सेस काम कर रहे हैं उन सब का सम या उन सब का रिजल्ट जो होगा वो क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब आ जाइए कि नेक्स्ट हमारा जो है वो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स हम किसे बोलते हैं।
ठीक है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स किसे बोलते हैं? बहुत आसान टॉपिक है। बैलेंस फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टोटल फोर्स और उस टोटल फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि बैलेंस फोर्स है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 50 न्यूटन का और एक फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 50 न्यूटन का, और हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया। तो हम अब जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 न्यूटन। तो जब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो 0 न्यूटन, तो हम क्या बोलेंगे कि इफ द सम ऑफ द टोटल फोर्स on a body becomes 0 then we can say that it is a balanced force। जब टोटल फोर्स बॉडी पर लगने वाले टोटल फोर्स का सम 0 हो जाए या रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड फोर्स है। वहीं इसका उल्टा अनबैलेंस्ड फोर्स, when the sum of the total force on a body is not equals to 0 तो हम क्या बोलेंगे? वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। समझ रहे हो मेरी बात कि जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा तो वो बैलेंस फोर्स होगा, जब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। और आपको याद रखना है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा होगा तो उस बॉडी के मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी क्या देखा, हमने देखा कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी के मोशन में चेंज ला सकता है, किसी भी बॉडी के डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, किसी भी बॉडी के शेप और साइज में भी चेंज ला सकता है। लेकिन कौन सा फोर्स चेंज लाएगा? तो अनबैलेंस फोर्स जो है वो चेंज लाता है। मीन्स कि अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज मोशन, अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज इन डायरेक्शन एंड अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। आप याद रखिए, अनबैलेंस फोर्स ही मोशन को बदल सकता है, अनबैलेंस फोर्स ही शेप और साइज को बदल सकता है और अनबैलेंस फोर्स ही डायरेक्शन को बदल सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स काम कर रहा है तो वो ना ही मोशन को चेंज कर सकता है, ना ही वो शेप और साइज को चेंज कर सकता है और ना ही वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब आप देख लीजिए कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, और मान लेते हैं ये हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, और ये गाड़ी जो है इस डायरेक्शन में चल रही है। मैंने इसको इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और फिर मैंने इधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो मैंने क्या फोर्स लगाया? मैंने बैलेंस्ड फोर्स लगाया। तो आप ये बताइए क्या इस गाड़ी के मोशन में कोई चेंज आएगा? तो आप ऑब्वियसली बोलिएगा कि इस गाड़ी के मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर लगने वाला फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है और बैलेंस फोर्स कोई भी चेंज नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस फोर्स हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैलीलियोज कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने मोशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिया, मोशन के बारे में उन्होंने कुछ बताया। तो हम इस टॉपिक को देखेंगे अभी। तो देखिए, गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे और गैलीलियो मोशन की एक स्टडी कर रहे थे। गैलीलियोज, ठीक है, तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे और वो मोशन की स्टडी कर रहे थे। तो उस मोशन की स्टडी के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक सरफेस लिया। ये हमारा ग्राउंड सरफेस है और इस सरफेस पर उन्होंने दो स्लांटिक बॉडी लिया, दो ऑब्जेक्ट लिया और उनका जो स्लोप था स्लांटिंग बॉडी लिया, मतलब एक कुछ वो स्लोप बना रहा था। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्लांटिंग बॉडी ये कुछ स्लोप बना रहा है, दैट मीन्स एंगल कुछ बना रहा है। ठीक है, तो ये दो स्लांटिंग बॉडी उन्होंने लिया और ये जो बॉडी था, ये जो ऑब्जेक्ट था, इसका सरफेस कैसा था? ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ था। कैसा सरफेस था? स्मूथ सरफेस था। स्मूथ सरफेस का मतलब हो गया कि ये फ्रिक्शनलेस था। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस था। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है तो उसके मोशन को अपोज नहीं किया जाता है। फ्रिक्शनलेस सरफेस उसके मोशन को अपोज नहीं करता है। तो उन्होंने दो सरफेस लिया और दोनों स्लांटिंग सरफेस लिया और वो एक एंगल बना रहा था, मतलब उसका जो स्लोप था
दोनों ही सरफेस का स्लोप इक्वल था। मैं मान लेता हूं कि आपको समझाने के लिए कि मान लो कि इसका स्लोप 30 डिग्री बना रहा था ये एंगल, तो ये भी 30 डिग्री बना रहा था, दोनों का स्लोप सेम था और दोनों ही सरफेस फ्रिक्शनलेस था। उन्होंने क्या किया कि h हाइट पर, यहाँ पर h हाइट है, h हाइट पर एक बॉल था, h हाइट पर उन्होंने एक बॉल को लिया और वहाँ से उस बॉल को रिलीज किया। तो जब ये बॉल रिलीज हुआ तो उन्होंने देखा क्या कि ये बॉल रिलीज होकर यहाँ पर पहुँचा और यहाँ से फिर वो बॉल जो है दूसरे सरफेस पर चढ़ गया, दूसरे सरफेस पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में चढ़ गया वो, और वो यहाँ पर पहुँचा। तो उन्होंने क्या देखा कि मैंने जितने हाइट से उन्होंने बॉल को रिलीज किया था दूसरे सरफेस पर, जो कि सेम एंगल जिसका सेम इंक्लिनेशन था, उसके h हाइट तक वो जो है बॉल जो है h ही हाइट तक उस सरफेस पर भी जो है वो पहुंच गया बॉल। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज किया, और उन्होंने चेंज क्या किया कि उन्होंने जो दो सरफेस लिया था, उन्होंने पहले सरफेस का इंक्लिनेशन तो सेम रखा, मतलब 30 डिग्री अगर रखा था उन्होंने तो 30 डिग्री रखा, लेकिन जो दूसरा सरफेस था उसका इंक्लिनेशन डिक्रीज कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, उसका इंक्लिनेशन डिक्रीज कर दिया। डेट मीन्स इसका इंक्लिनेशन मान लेते हैं घटाकर उन्होंने 15 डिग्री कर दिया। तो पहले वाले का इंक्लिनेशन तो 30 रखा, दूसरे वाले का इंक्लिनेशन जो है वो उन्होंने 15 कर दिया। फिर उन्होंने h हाइट से फिर एक बॉल को रिलीज किया उन्होंने, और ये फिर वो देखते क्या है कि दूसरे सरफेस पर वो बॉल जो है वो फिर h ही हाइट तक वो बॉल पहुंच गई। ठीक है, तो जिस हाइट से उन्होंने रिलीज किया बॉल दूसरे सरफेस पर भी उसी हाइट पर पहुंच गई, दूसरे सरफेस पर भी उसी हाइट तक पहुंच गई। ठीक है, फिर उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ चेंज किया, और वो चेंज क्या किया कि पहला जो सरफेस था उनका जो उनका पहला सरफेस था उसका इंक्लिनेशन अभी भी 30 रहने दिया, लेकिन जो दूसरा सरफेस था उसको बिल्कुल जो है वो ग्राउंड के सरफेस से मिला दिया, मतलब उसका इंक्लिनेशन जो है उन्होंने 0 डिग्री कर दिया। मतलब पहले का इंक्लिनेशन 30 रहने दिया, दूसरे का 0 कर दिया, और फिर बॉल को उन्होंने h हाइट से रिलीज किया, इस h हाइट से फिर बॉल को उन्होंने रिलीज किया। और अब क्या देखते हैं कि ये बॉल जो है वो चलती रहती है इनफाइनाइटली। अब ये बॉल रुकती ही नहीं है और ये इनफाइनाइटली चलती रहती है। ठीक है, इनफाइनाइटली चलती रहती है। तो इन 3 एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। पहले एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें तो हमको क्या समझ में आता है कि जब हम h हाइट से बॉल को रिलीज कर रहे थे, तो बॉल जो है वो h हाइट से रिलीज हुई और h हाइट तक ही पहुंच गई, और सेम हाइट जिस हाइट से रिलीज किया गया था उसी हाइट पर वो पहुंची। ठीक है, और सेम डिस्टेंस इस सरफेस पर भी सेम डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया बॉल ने, और इस सरफेस पर भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पहले में तो हमने देखा कि क्योंकि इंक्लिनेशन बराबर था तो सेम हाइट से रिलीज हुआ, सेम हाइट तक पहुंचा, सेम डिस्टेंस सरफेस 1 में भी ट्रैवल किया उसने और सेम डिस्टेंस सरफेस 2 में भी ट्रैवल किया उसने। सेकेंड में जब हमने एक का इंक्लिनेशन घटा दिया, दूसरे का इंक्लिनेशन सेम रहने दिया, तो h हाइट से रिलीज किया, तो हमने देखा कि जिस हाइट से रिलीज किया बॉल फिर उसी हाइट तक पहुंच गया, लेकिन पहले सरफेस में उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया और दूसरे सरफेस में उसने ग्रेटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। और ये ग्रेटर डिस्टेंस कब तक ट्रैवल किया उसने, जब तक कि बॉल ने h हाइट अचीव ना कर लिया, तब तक वो बॉल चलता रहा। ठीक है, जब हमने इंक्लिनेशन 0 कर दिया तो हमने क्या देखा कि बॉल को h हाइट से रिलीज किया गया, और बॉल जो है h हाइट से रिलीज होने के बाद वो बॉल जो है ना चलता रहा। अब वो बॉल चलता रहा, कब तक वो बॉल चलता रहेगा, जब तक कि वो h हाइट अचीव ना कर ले। मतलब जिस हाइट से रिलीज किया गया जब तक वो बॉल h हाइट अचीव ना करेगा तब तक तो चलता रहेगा, क्योंकि हमने तो इससे दो एक्सपेरिमेंट से ही देखा कि जब वो h हाइट यहाँ पर अचीव कर लेता है बॉल रुक जाती है, h हाइट अचीव कर लेती है बॉल रुक जाती है। लेकिन यहाँ तो हम लोगों ने फ्लैट सरफेस ले लिया था, तो वो तो h हाइट कभी अचीव ही नहीं कर पाएगी बॉल, तो वो बॉल कभी भी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। ये किसने कंक्लूजन निकाला, ये कंक्लूजन गैलीलियो ने निकाला। तो गैलीलियो ने ये बात कंक्लूजन जो ऑब्जर्वेशन निकाला, और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर गैलीलियो ने बोला कि अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है और वो मोशन के अंदर किसी स्ट्रेट लाइन में है, अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है और वो स्ट्रेट लाइन के मोशन के अंदर है, तो वो बॉडी कंटिन्यूअसली सेम स्पीड के साथ मूव करती रहेगी। मतलब एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर
मोशन के अंदर है तो वो उसी स्पीड के साथ कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जब तक कि हम इस बॉल को रोकेंगे नहीं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तब तक ये बॉल रुकेगी नहीं। तो ये गैलीलियो का जो है वो एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन था, और इसी कंक्लूजन के बेसिस पर न्यूटन ने 3 लॉ दिया, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, बोलते हैं, और जिसके बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।